हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्या गुप्ता, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। आज हम लेकर आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज़ वो देखेगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसमें हमने क्वांटम नंबर्स डिफाइन किए थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने रेडियल ग्राफ्स भी पढ़े थे, और साथ ही साथ हमने रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स के बारे में भी पढ़ा था, और वहाँ से हमने देखा था कि नोडल प्लेन्स भी कैसे बताते हैं। ठीक है, तो आप पहले उसको देखिएगा, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से NLM की वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम में क्या होता है, हमें कोई भी वेव फंक्शन दे देते हैं, ठीक है, और उस कोई भी वेव इक्वेशन आपको दी है और हमसे पूछा जाता है कि ये किस ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन है, ये किस ऑर्बिटल का मैंने वेव इक्वेशन लिखा है, तो हमसे ये पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन मुझे उससे निकालने के लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उस NLM से हम बता पाएंगे कि कौन सी ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन लिखा गया है। तो इसलिए हम आज के सेशन में देखेंगे कि हम किसी भी श्रोडिंगर इक्वेशन से कैसे NLM की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा और फिर आप देखना क्वेश्चंस आपसे ऐसे 1 मिनट में सॉल्व होंगे। आपको लगता है बहुत ही बच्चों का ये मतलब ऐसा लगता है बच्चों को बहुत डर लगता है श्रोडिंगर इक्वेशन से, बट मैं बहुत ही इजी मेथड से आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताऊंगी, और सीरियसली मतलब आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप बहुत इजीली इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई भी जो वेव इक्वेशन होती है, हमारी वेव फंक्शन जो होता है, वो r, थीटा, फाई 3 पार्ट पे डिपेंड करते हैं। रेडियल पार्ट है और इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, साई r और साई थीटा फाई। साई r को हम कहते हैं रेडियल पार्ट, साई थीटा फाई को हम कहते हैं एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट से मैं n की वैल्यू और l की वैल्यू निकाल सकती हूँ, और थीटा एंगुलर पार्ट से मैं l और m दोनों की वैल्यू निकाल सकती हूँ। क्लियर है? अब हम दोनों पार्ट्स को पहले अलग अलग सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम रेडियल पार्ट को सॉल्व करते हैं, कैसे हम एंगुलर पार्ट को सॉल्व करते हैं। देन हम दोनों को कंबाइन करके भी देखेंगे कि कैसे हम कंबाइंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, रेडियल पार्ट है, मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया रेडियल पार्ट का। मान लो मैंने साई आर लिया है 1/2√2 z/a0 3/2 2 माइनस सिग्मा इंटू e⁻⁻² यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो 2z/na0 होती है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, a0 यहाँ पे बहुत रेडियस होता है। अब सुनो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं देख लेती हूँ, आपको थोड़ा समझा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। सीधा हम देखते ही बता सकते हैं कि n और l की वैल्यू कैसे क्या होगी, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखिए, रेडियल नोड क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 का मतलब साई आर 0। साई आर 0 कब होगा, ये तो पूरा पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। जब 2 माइनस सिग्मा क्या होगा, 0 होगा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, साई आर क्या होगा, 0 होगा। अब आप कहेंगे मैम ये एक्सपोनेंशियल पार्ट भी तो 0 हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ना जब एक्सपोनेंशियल पार्ट को 0 पुट करेंगे ना, तो यहाँ से r की वैल्यू जो आती है वो इन्फिनिटी आती है। यहाँ पे सिग्मा को आप क्या पुट करेंगे, 2zr/na0। फिर आप जब यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो वो r की वैल्यू आपकी आएगी इन्फिनिटी। r की वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, न्यूक्लियस से इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, वो तो होगी। ऑब्वियस है कि जब मैं न्यूक्लियस से इन्फिनिटी पर जाऊंगी तो मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो मुझे एक्सपोनेंशियल पार्ट को 0 पुट करके क्या मिलेगा, आर की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी। वो हमें पता है कि ऑब्वियस है, वो होना ही है, तो इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। मुझे एक डेफिनेट वैल्यू चाहिए आर की, मुझे क्या चाहिए, डेफिनेट वैल्यू चाहिए आर की, जहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, रेडियल नोड मिल रहा है। तो उसके लिए मैं किसको 0 पुट करूँगी, 2 माइनस सिग्मा को। तो साई आर 0 कब है, रेडियल नोड पर 0 है। साई आर 0 का मतलब क्या 0 होगा, 2 माइनस सिग्मा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, 2। सिग्मा है किसके बराबर, 2zr/na0। तो यहाँ से मेरी जो r की वैल्यू आएगी वो na0/z आएगी। इसका मतलब क्या है कि मुझे न्यूक्लियस से na0/z डिस्टेंस पर क्या मिल रहा है, रेडियल नोड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रेडियल नोड मिल रहा है। तो r क्या है, द पॉइंट फ्रॉम द न्यूक्लियस एट विच रेडियल नोड इज प्रेजेंट। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। अब मेरे पास r की वैल्यू आई कितनी है, a की वैल्यू आई है। इसका मतलब इस वेव फंक्शन में कितने रेडियल नोड प्रेजेंट है, एक ही रेडियल नोड प्रेजेंट है। दैट मीन्स जब भी इक्वेशन लीनियर होगी, जब भी इक्वेशन क्या होगी, ये वाली लीनियर होगी, तो वेव फंक्शन रेडियल नोड की वैल्यू कितनी होगी,
1 होगी। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? 1 होंगे। अगर यहाँ पे इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती तो आर की कितनी वैल्यू आती? 2 वैल्यू आती। तो मैं बोल सकती हूँ रेडियल नोड कितने होंगे? 2 होंगे। क्यूबिक होती तो 3 होते। अगर इक्वेशन होती ही नहीं तो रेडियल नोड्स कितने होते? होते ही नहीं, 0 होते। रेडियल नोड कितने होते? 0 होते। और रेडियल नोड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? n माइनस l माइनस 1 होता है। ठीक है, तो फिर से सुन लो ध्यान से। मैंने क्या किया, रेडियल नोड पे क्या होगा? साई आर 0 होगा। साई आर 0 का मतलब यहाँ पे जो भी इक्वेशन प्रेजेंट है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, ये 0 हो नहीं सकता। और एक्सपोनेंशियल पार्ट को मैं 0 पुट करती हूँ तो वहाँ से आर की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। और वो ऑब्वियस है कि इन्फिनिटी पे मुझे इलेक्ट्रोडेंसिटी 0 मिलनी ही है। तो यहाँ से मुझे डेफिनेट आर की वैल्यू चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रोडेंसिटी क्या है? 0 है। तो मैं इक्वेशन को 0 पुट करूंगी और यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकालूंगी। तो मेरे पास यहाँ से आर की एक ही वैल्यू आती है, दैट मीन्स एक रेडियल नोड प्रेजेंट है इस वेव फंक्शन में। दैट मीन्स अगर यहाँ पे इक्वेशन लीनियर होगी तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगे 1, क्वाड्रेटिक होगी तो 2, क्यूबिक होगी तो 3, और अगर इक्वेशन होगी ही नहीं तो रेडियल नोड्स कितने होंगे? 0। दैट मीन्स n माइनस l माइनस 1 कितने होंगे? 0। ये क्लियर है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम इमेजिनरी रूट्स भी तो आ सकते हैं। अरे वेव फंक्शन जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं हर एक ऑर्बिटल के लिए, और यहाँ पे जो भी इक्वेशन अगर आती है तो उसमें इमेजिनरी रूट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको रियल रूट्स ही मिलेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई भी वेव फंक्शन नहीं बना सकते। वो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाले हुए वेव फंक्शन हर ऑर्बिटल के लिए डिफाइन किए गए हैं, तो वही जो होते हैं वो फिक्स होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए। क्लियर है? ओके, तो चलिए, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, अभी आगे बढ़ बताते हैं हम उसको एक बार फिर से। देखो इधर नाउ, अच्छा रेडियल नोड मैंने निकाल लिया, ठीक है, रेडियल पार्ट से। अब एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे रेडियल पार्ट से? नाउ हाउ विल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल फ्रॉम द रेडियल पार्ट? फ्रॉम द पावर ऑफ फ्री सिग्मा। अभी फ्री सिग्मा क्या होता है अभी आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि अगर पावर 1 होगी फ्री सिग्मा की तो एल की वैल्यू 1 होगी, अगर पावर 2 होगी तो एल की वैल्यू 2 होगी, अगर कोई भी फ्री सिग्मा प्रेजेंट नहीं है तो एल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने नीचे ही एक एग्जांपल दिया है, एक वेव फंक्शन मैंने लिया है, यहाँ पे एक सिग्मा है, यहाँ पे ये फ्री है ना। फ्री का मतलब क्या है? इधर देखो, मैंने पीछे की वेव एग्जांपल लिया था, एक सेकेंड, हाँ, इसमें जो ये 2 माइनस सिग्मा, ये वाला जो सिग्मा था ना, ये इक्वेशन के अंदर था। क्या ये फ्री सिग्मा है? नहीं, ये इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है, ये फ्री सिग्मा नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वेव फंक्शन में इसकी से इस सिग्मा की बात करूं तो ये सिग्मा क्या है? फ्री है। ठीक है ना, ये किसी इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम फ्री सिग्मा कहते हैं। और इसकी पावर जो होती है उसी से हम क्या निकालेंगे? एल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे फ्री सिग्मा की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर है? दैट मीन्स अगर पावर ऑफ फ्री सिग्मा 1 है तो L1, पावर ऑफ फ्री सिग्मा 2 है तो L2, अगर अगर फ्री सिग्मा नहीं है तो L क्या होगा? 0 होगा। ओके, अच्छा चलो मैं इस वेव फंक्शन को सॉल्व ही कर लेती हूँ। तो इस वेव फंक्शन के लिए मेरी एल की वैल्यू 1 तो आई गई है। क्या इस वेव फंक्शन में कोई इक्वेशन प्रेजेंट है? नहीं है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अगर कोई भी इक्वेशन नहीं होगी तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? 0। दैट मीन्स n माइनस l माइनस 1 कितना होगा? 0। यहाँ पे मैं l की वैल्यू 1 पुट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे l की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो मेरे पास n क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो n 2 आ गया, l 1 आ गया। तो कौन सी सबशेल है, कौन सी ऑर्बिटल है? 2p ऑर्बिटल है। कौन सी ऑर्बिटल है? 2p। सबशेल बोलूंगी अभी तो मैं, क्योंकि 2p तो सबशेल, अभी मुझे नहीं पता कि ऑर्बिटल कौन सी है। px भी हो सकते हैं, py भी हो सकते हैं, pz भी हो सकते हैं, वो मुझे अभी नहीं पता। तो यहाँ से तो मुझे क्या पता चला कि 2p सबशेल है। कौन सी सबशेल है? 2p सबशेल है। तो समझ में आया कैसे हम सिर्फ रेडियल पार्ट से n और l दोनों निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स देखेंगे। वो कैसे देखेंगे? इक्वेशन से देखेंगे। इक्वेशन लीनियर है तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 1 होंगे, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, अगर इक्वेशन है ही नहीं तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या होंगे? 0 होंगे। और पावर ऑफ फ्री सिग्मा से हम क्या देखेंगे? वैल्यू ऑफ एल। एल आ जाएगा, फिर एल को हम रेडियल नोड्स में पुट कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो ऐसे हम रेडियल पार्ट को सॉल्व करके एन और एल दोनों निकाल सकते हैं। चलो एक ये वेव फंक्शन जो हमने पिछले स्लाइड में यूज़ किया था, अभी एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने देखा था लीनियर इक्वेशन थी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आए थे? 1 आए थे। तो n माइनस l माइनस 1 कितना होगा? 1। क्या यहाँ पर कोई फ्री सिग्मा प्रेजेंट है? नहीं, ये वाला सिग्मा तो इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है।
यहाँ पे कोई फ्री सिग्मा प्रेजेंट नहीं है, तो नो फ्री सिग्मा का मतलब एल की वैल्यू क्या होगी, 0। इस एल की वैल्यू 0 को मैं इधर पुट करूंगी तो यहाँ से मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। N2L0, तो कौन सी सबशेल हो गई, 2s, और s में तो एक ही ऑर्बिटल होती है, तो कौन सी ऑर्बिटल हो गई है, 2s ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब ये वेव फंक्शन किसके लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, अब सुनो, यहाँ तक तो ठीक है कि अगर मुझे n निकालना है, l निकालना और n और l से मुझे ऑर्बिटल बताने हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेडियल नोड किस r की वैल्यू पे प्रेजेंट है, रेडियल नोड किस पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे। वैसे तो आप सीधा क्वेश्चन में देख के, वेव फंक्शन में देख के बता सकते हो कि लीनियर है तो रेडियल नोड 1 होगा, क्वाड्रेटिक है तो रेडियल नोड 2 होगा, इक्वेशन है ही नहीं तो रेडियल नोड 0 होंगे। बट अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि रेडियल नोड किस r की वैल्यू पे प्रेजेंट है, तो वहां पे हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अगर नहीं पूछा है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं, रेडियल नोड को सीधा 1 पुट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि किस पॉइंट पर या किस वैल्यू ऑफ r पर रेडियल नोड प्रेजेंट है, तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन थी 2 माइनस सिग्मा, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू 2 आएगी। अभी हमने निकाला था यहाँ से r की वैल्यू क्या आती है, Na0/Z। दैट मीन्स न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे मुझे क्या मिलेगा, रेडियल नोड मिलेगा। ठीक है, तो ये था रेडियल पार्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एंगुलर पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इधर एंगुलर पार्ट से हम क्या निकालेंगे, एल और एम की वैल्यू निकालेंगे। मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया एंगुलर पार्ट का, 1/4 पाई रेज़ टू पावर हाफ साइन थीटा कॉस फाई। अब देखो यहाँ से मैं एल और एम कैसे निकालूंगी। पावर ऑफ थीटा टेल्स द वैल्यू ऑफ एल। जो थीटा की पावर है वो मुझे क्या बताती है, वैल्यू ऑफ एल। अगर पावर 1 है तो एल भी कितना होगा, 1। 2 है तो 2, अगर पावर 3 है तो एल भी 3, अगर पावर थीटा है ही नहीं तो एल की वैल्यू 0। तो इधर देखो साइन थीटा अगर है सिर्फ, अगर वेव फंक्शन में सिर्फ साइन थीटा प्रेजेंट है तो एल की वैल्यू 1 होगी। साइन थीटा कोस थीटा दोनों है तो ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अगर कोस स्क्वायर थीटा है तो एल की वैल्यू 2 होगी। कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कोई थीटा है ही नहीं तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो हम ऐसे एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एम की वैल्यू हम निकालते हैं फाई से, साई से निकालेंगे। कॉस फाई है, कॉस फाई के लिए एम की वैल्यू होती है +1, साइन फाई के लिए -1, कोस 2 फाई के लिए +2, कोस 3 फाई के लिए +3, साइन 2 फाई के लिए -2, साइन 3 फाई के लिए -3 और नो फाई, तो दैट मीन्स एम की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, बेसिकली जो कॉस वाली वैल्यूज है वो प्लस में है, साइन वाली वैल्यूज माइनस में, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है अगर साइन 1 है तो +1, 2 है तो +2 आ जाएगा, 3 है तो +3, इधर 1 है -1, इधर 2 है -2 -3। अगर साई है ही नहीं तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ऐसा हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। तो मैंने ये वेव फंक्शन दिया था, तो इसमें साइन थीटा है, एल पावर कितनी है, 1 है तो एल की वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस फाई है तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। ठीक है, अच्छा ये साइड में मैंने ऊपर एक वैल्यूज लिखी है, कुछ एक्स ये होता है, वाई होता है, जेड होता है, ये आप याद कर लेना। ये याद होगा हमने स्टार्टिंग में जब थियरी में पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ पे हमने ग्राफ डिफाइन किया था जहाँ पे हमने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया था। तो वहाँ से हम ये 3 वैल्यूज निकालते हैं। तो आपको ग्राफ ठीक है याद करने की जरूरत है, आप इन 3 वैल्यूज को याद कर लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। एक्स क्या होता है, आर साइन, उसको समझ लेना ग्राफ को जैसे भी है। बाकी आप ये 3 वैल्यूज जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 3 वैल्यूज ध्यान रखनी है। एक्स होता है आर साइन थीटा कोस फाई, वाई होता है आर साइन थीटा साइन फाई और जेड होता है आर कोस थीटा। तो 3 वैल्यू बिल्कुल ध्यान रखना। अब वो कहाँ यूज आएंगी 3 वैल्यूज वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक और मैंने एंगुलर पार्ट लिया है, 15/4 पाई रेज़ टू पावर हाफ साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 फाई। थीटा पावर कितनी है, थीटा की 2, तो एल कितना हो जाएगा, 2। साइन 2 फाई का मतलब एम की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो ये था एंगुलर पार्ट को हम कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल था, इजी था। तो अभी हमने सेपरेटली रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को सॉल्व करना सीख लिया है। अब मैंने आपको एक वेव फंक्शन लिया है कंबाइंड, जिसमें मैंने एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट को दोनों कंबाइन कर दिया है। क्वेश्चन में आपको कंबाइंड ही मिलते हैं ज़्यादातर, इंडिविजुअल नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने पूछा है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने आपसे पूछा है बताओ कि ये वेव फंक्शन किस ऑर्बिटल के लिए लिखा है मैंने। ठीक है, ये वेव फंक्शन मैंने किस ऑर्बिटल के लिए लिखा है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान से सुनिए। अच्छा देखो यहाँ पे इक्वेशन प्रेजेंट है, हाँ है, लीनियर है, हाँ है, तो रेडियल नोड कितने होंगे, 1, तो n - l - 1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, फ्री सिग्मा है, पावर कितनी है, 2, थीटा है, पावर कितनी है, 2,
याद रखना, फ्री सिग्मा हो या थीटा हो, दोनों से एल की वैल्यू सेम ही आएगी, अलग अलग नहीं हो सकती, ठीक है ना। फ्री सिग्मा से जो एल की वैल्यू आएगी वही थीटा से आएगी। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। अब मैं इस एल को कहाँ पुट कर दूंगी, रेडियल नोड में। तो यहाँ से मेरे पास एन कितना आ जाएगा 4, N4L2 कौन सी सबशेल हो गई 4D। लेकिन ये 4D में कौन सी ऑर्बिटल होगी ये अभी मुझे नहीं पता, ये 4DXY कैसे आया वो अभी हम देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ठीक है, ये तो हो गया। cos 2 आ गया M+2, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अभी मुझे कैसे पता चलेगा ये 4D का, ये 4D में सबशेल में ऑर्बिटल जो 4DXY है वो देखिए कैसे करेंगे। ये जो एंगुलर पार्ट था ना साइन स्क्वायर थीटा cos 2 इसको नीचे लिखना, साइन स्क्वायर थीटा को अलग अलग कर देना, साइन थीटा साइन थीटा। cos 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 sin phi cos phi, ठीक है। ये तो 2 है, इसको तो आगे कांस्टेंट है, इसको आगे ले लो। साइन थीटा साइन फाई को एक साथ लिख लो, साइन थीटा कोस फाई को एक साथ लिख लो। अब हम इसका यूज करेंगे, ये जो ऊपर मैंने आपको 3 वैल्यूज याद करने के लिए बोला था। साइन थीटा साइन फाई मतलब वाई एक्सिस, साइन थीटा कोस फाई मतलब एक्स एक्सिस। दैट मीन्स कौन सी ऑर्बिटल है dxy, कौन सी ऑर्बिटल है dxy। तो ये वेव फंक्शन किसके लिए है 4dxy। कितना सिंपल था ना, कुछ भी नहीं था, बहुत इजीली सॉल्व कर दिया ना। बस कुछ नहीं करना आपको, एक तो ये 3 वैल्यूज याद रखनी है और जो मैंने आपको तरीका बताया है एन और एन एल एम की वैल्यूज निकालने का वो ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा याद करो, मैंने आपको लास्ट जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 3 किया था वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होती है, एम की वैल्यूज होते हैं +2 +1 0 -1 -2। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि +2 किसकी है, -1 किसकी है, 0 किसकी है। अब इधर देखो, यहाँ से मेरे पास जो dxy है उसके लिए m की वैल्यू कितनी आ गई +2। दैट मीन्स dxy के लिए m की वैल्यू कितनी होती है +2 होती है। और ये हम वैसे नहीं बता सकते, इक्वेशन को सॉल्व करके ही बता पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको रटना नहीं है, बस इक्वेशन आपको गिवन होगी वहाँ से आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, dxy की कितनी वैल्यू होती है, dxy के लिए m की वैल्यू कितनी होती है +2 होती है, ठीक है। ओके आइए आगे देखते हैं। तो 4D अच्छा ठीक है, ऑर्बिटल पता चल गई। कई बार पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन में मैंने साथ में ये पूछ लिया आपसे कि बताओ जो ऑर्बिटल आएगी उसके आप नोडल प्लेन्स भी बताना कि उस ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन्स हैं। तो अब आपकी ऑर्बिटल कौन सी आ गई है 4dxy, और 4dxy के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2। एल की वैल्यू 2 मतलब एंगुलर नोड्स 2, दैट मीन्स 2 नोडल प्लेन्स। और ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 2 नोडल प्लेन्स कौन कौन से होते हैं dxy में, xz और yz, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपसे कोई भी वेव फंक्शन देके पूछ सकता है। और इसके अलावा कुछ पूछ सकता है क्या, बिल्कुल, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अगर पूछ लिया कि किस पॉइंट पे, किस वैल्यू ऑफ r पे रेडियल नोड प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या अगर पूछ लिया किस r वैल्यू पे व किस वैल्यू ऑफ r पे या न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे रेडियल नोड प्रेजेंट है, वो डिस्टेंस निकालो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो भी इक्वेशन होगी, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, जो भी इक्वेशन होगी उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ बातें जो आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एनएलएम निकालना, ऑर्बिटल निकालना, ऑर्बिटल कौन सी है वो निकालना, उसके बाद उस ऑर्बिटल में कौन से नोडल प्लेन्स होंगे वो, और साथ ही पूछ सकते हैं कि उसमें रेडियल नोड कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में ही मैंने एक और वेव फंक्शन दिया आपको, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना, ये मत देखो नीचे, सब आंखें बंद कर लो, साथ में खुद से पहले खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा, बस सॉल्व करके देखना, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, मतलब आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसे। अब इसमें जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, तो मैं सीधा लिख सकती हूँ एल की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी रेडियल नोड्स कितने होंगे 2 होंगे, n - l - 1 कितना होगा 2। फ्री सिग्मा कितना है, फ्री सिग्मा की पावर 1। यहाँ से भी साइन थीटा एल की, यहाँ थीटा की पावर भी 1 ही होगी, दोनों से एल की वैल्यू सेम ही आएगी, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसको मैं यहाँ पुट करूँगी तो यहाँ से मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। N4L1 कौन सी सबशेल 4p, लेकिन 4p में तो 3 होती है ना, 4px 4py 4pz, तो इन तीनों में से कौन सी है वो हम एंगुलर पार्ट से देखेंगे। साइन थीटा कोस फाई कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, दैट मीन्स ये कौन सी ऑर्बिटल है 4px।
cos फाई है तो m की वैल्यू कितनी होगी, +1 होगी। और दैट मीन्स फॉर px या px के लिए जो m की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +1 होती है। और कौन सा नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा इसमें, फॉर px के लिए l की वैल्यू 1 होती है, एक ही नोडल प्लेन होगा और कौन सा होगा, yz नोडल प्लेन होगा। ठीक है, जिसको नहीं पता है नोडल प्लेन कैसे देखना है, क्या कौन कैसे है नोडल प्लेन, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो आप प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। ये हमारी थियोरी थी, बेसिक में ब्रीफ में मैंने आपको पूरा बता दिया है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इजीली आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मैंने इसमें सिर्फ आपको एंगुलर पार्ट दिया है, साई थीटा फाई 5/4 पाई रेस्ट पर हाफ इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा -1। थीटा फाई का मतलब सिर्फ कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, एंगुलर पार्ट। क्या इसमें फाई है क्या, नो फाई। दैट मीन्स m की वैल्यू क्या होगी, 0। cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 है, तो दैट मीन्स l की वैल्यू कितनी होगी, 2। ओके, L2 का मतलब कौन सी ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है। ठीक है, सो d सबशेल है, क्लियर है। अब d में कौन सी ऑर्बिटल है, dxy है, dyz है, dxz है, dx2 y2 है, dz2 है। ये cos थीटा है। अब इसके लिए मैं एंगुलर पार्ट देखूंगी ना, cos स्क्वायर थीटा प्रेजेंट है। z की वैल्यू क्या होती है, पिछली साइड में आप देख लेना, r cos थीटा मैंने लिखवाई थी, इधर देखो, यहाँ पे हमने देखा था z क्या होता है, r cos थीटा। दैट मीन्स cos थीटा मीन्स z और cos स्क्वायर थीटा मीन्स z स्क्वायर। वेट हाँ, cos थीटा मीन्स z और cos स्क्वायर थीटा मीन्स z स्क्वायर। दैट मीन्स ये कौन सी ऑर्बिटल है, dz स्क्वायर। और dz स्क्वायर के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसको तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, dz स्क्वायर के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और कैसे निकाला समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था, 1 मिनट में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको आप सॉल्व करने में। ठीक है, नो फाई दैट मीन्स m0, थीटा की पावर कितनी है, 2, दैट मीन्स L2। तो d सबशेल हो गया, d की कौन सी ऑर्बिटल है वो हम निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा से। cos थीटा मतलब z एक्सिस, cos स्क्वायर थीटा मतलब z स्क्वायर, तो दैट इज dz स्क्वायर। और dz स्क्वायर के लिए m की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और dz स्क्वायर में हमें पता है नोडल प्लेन नहीं होते, 2 कॉनिकल नोडल सरफेसेस होते हैं। क्या होते हैं, 2 कॉनिकल नोडल सरफेसेस होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले वो कितने एंगल पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा -1 को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपकी जो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/3। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा, 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी +1/√3 और एक आ जाएगा -1/√3। तो इन एंगल्स पे मुझे क्या मिलेंगे, 2 कॉनिकल नोडल सरफेसेस मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम वहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में जैसे हम रेडियल नोड निकालने के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे नोडल सरफेसेस कितने एंगल पे मिलेंगे उसके लिए मैंने इस इक्वेशन को क्या किया है, सॉल्व किया है। क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रो डेंसिटी 0 होगी तो उसको हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस में आया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द गिवन। अब तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, एक बार खुद से सॉल्व करना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द गिवन वेव फंक्शन। साई NLM गिवन है z/a0 रेस्ट पर 3/2 e - zr/a0। ठीक है, मुझे करना क्या है, मुझे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और मुझे निकालना क्या है, ऑर्बिटल निकालनी है। फिर मुझे देखना है कि ये चारों स्टेटमेंट हैं जो गिवन है वो कौन मतलब इस वेव फंक्शन में कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसे सेकंड वेव फंक्शन के लिए इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। ठीक है ना, ओके। फर्स्ट में फ्री सिग्मा है क्या, नहीं है, थीटा भी नहीं है, तो L तो कितना हो जाएगा, 0। क्या कोई इक्वेशन है, नहीं है, दैट मीन्स रेडियल नोड भी कितने हो जाएंगे, 0। n - L - 1 भी कितना हो जाएगा, 0। तो L0 को यहाँ पुट कर दो तो n कितना आ जाएगा, 1। n1 L0 कौन सी ऑर्बिटल हो गई, 1s। कौन सी ऑर्बिटल हो गई, 1s। ऐसे में सेकंड वेव फंक्शन को सॉल्व करती हूँ। फ्री सिग्मा है, मैम फ्री सिग्मा तो नहीं है, फ्री आर है। अरे सिग्मा यही तो होता है 2zr/na0, तो ठीक है, फ्री आर तो है ना, दैट मीन्स फ्री सिग्मा प्रेजेंट है। और कितनी पावर है इसकी, 1।
सिग्मा क्या होता है 2ZR बाय NA0, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो दैट R फ्री है तो दैट मीन्स वो सिग्मा ही है, सिग्मा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फ्री R की पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब थीटा से भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा गिवन है, पावर 1 है तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्या कोई इक्वेशन प्रेजेंट है, नहीं है, तो रेडियल नोट तो यहाँ पर भी कितने होंगे 0 ही होंगे, लेकिन L को यहाँ पुट कर दो 1, तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। N2L1 कौन सी ऑर्बिटल 2p में कौन सी है, px है, py है, pz है, cos थीटा प्रेजेंट है खाली, cos थीटा का मतलब कौन सी एक्सिस z एक्सिस, दैट मीन्स दिस इज 2pz। क्लियर है, हो गया सोल्व। अब चारों स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। तो चलो मुझे बताओ फर्स्ट के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट कौन सी ऑर्बिटल है 1s, ए ठीक है, 1s ऑर्बिटल के लिए तो है ही। 1 रेडियल नोड है क्या, नहीं, रेडियल नोड तो कितने आए थे 0 आए थे, गलत है। क्या इसमें xy नोडल प्लेन होगा, 1s में तो कोई नोडल प्लेन होता ही नहीं है, गलत है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, बिल्कुल, एस ऑर्बिटल में जो न्यूक्लियस पे होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है फर्स्ट के लिए, ए और डी। सेकंड की बात करें तो कौन सी ऑर्बिटल आई है 2pz, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, 1s ऑर्बिटल। क्या 1 रेडियल नोड प्रेजेंट है, नहीं मैम, यहाँ भी तो रेडियल नोड 0 ही आए थे। क्या xy नोडल प्लेन है, बिल्कुल 2pz है, L की वैल्यू 1 है, एक नोडल प्लेन होता है, Z का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अलोंग है, Z एक्सिस के अलोंग है, तो इसके परपेंडिकुलर जो XY प्लेन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, तो नोडल प्लेन क्या हो गया, 1 सेकेंड, नोडल प्लेन क्या हो गया XY नोडल प्लेन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, नहीं, पी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस पे क्या होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो भी हम पढ़ चुके हैं, 0 होती है। न्यूक्लियस पे क्या होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, सी। क्लियर है, तो ये हमें सॉल्व करना था, सिंपल, आप तो आप कर ही लेंगे 2 मिनट, कुछ सेकंड का क्वेश्चन आप तो आपके लिए फटाफट सॉल्व कर लेंगे आप इसे, और एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, वेट, हाँ, द वेव फंक्शन ऑफ एन, ये भी जेई का क्वेश्चन है, वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2s ऑर्बिटल इन hydrogen atom is given below, okay, where a0 is Bohr radius and this wave function has a radial node at r is equal to r0। अच्छा ठीक है, रेडियल नोड का मतलब क्या होता है, वेव फंक्शन 0, ठीक है, वेव फंक्शन का 0, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये तो 0 हो नहीं सकता। एक्सपोनेंशियल पार्ट को 0 पुट करूंगी तो यहाँ से मेरी r की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, ठीक है ना, तो उसको क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, क्लियर है, ठीक है। तो उसको मुझे तो डेफिनेट वैल्यू चाहिए, ओके, तो मैं किस इक्वेशन को क्या पुट करूंगी, 0 के बराबर पुट करूंगी, तो यहाँ से 2 माइनस r बाई a0 किसके बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा साई, और इसमें साफ साफ दिया है कि दिस वेव फंक्शन हैज ए रेडियल नोड एट r बराबर r0, तो मैं इस r को क्या लिख दूंगी यहाँ पे r0 लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरा r0 कितना आ जाएगा 2a0, ठीक है, और यही पूछा था एक्सप्रेस r0 इन टर्म्स ऑफ a0, r0 किसके बराबर आ गया 2a0। कितना सिंपल क्वेश्चन था, 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। तो ये सेशन बहुत ही अच्छा था, इसको प्लीज़ ध्यान से आप समझ लेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखना, समझना, क्वेश्चंस को लगाना, और जो भी शीट के बाकी क्वेश्चंस है सबको सॉल्व करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।